वेलकम डे टेलीकॉमर्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आरएसएसआई का इशू। ये चाहे आरएफ का इंटरव्यू हो, ड्राइव टेस्टिंग या फिर बीएसएस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, उसके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है कि आरएसएसआई का इशू आप किस तरह रिजॉल्व करते हैं। आरएसएसआई दरअसल होती क्या है? ये ऐसा पैरामीटर है जो आपको बताता है हाउ गुड और बैड the signal quality is कि आपकी नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है, जो आपको सिग्नल रिसीव हो रहे हैं थ्रू आपकी डिवाइस, चाहे वो वाईफाई की हो या मोबाइल की हो, उसकी क्वालिटी क्या है। तो आरएसएसआई ऐसा पैरामीटर है जो कि आपको थ्रेशहोल्ड वैल्यूज बताता है कि उससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपके नेटवर्क की क्वालिटी क्या है। 0 से लेकर -120 dBm तक इसका थ्रेशहोल्ड वैल्यू होता है। अगर तो 0 है तो एक्सीलेंट है, अगर तो -30 है तो गुड है, अगर तो -60 to -70 है तो एवरेज है, अगर -120 है तो नो सिग्नल एंड बैड क्वालिटी। जैसे कि आपको पता है वाईफाई की एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर आप जब रहते हैं, करीब जब उसके होते हैं, तो आपको आरएसएसआई की वैल्यू ज़्यादा अच्छी मिल रही होती है। लेकिन अगर आप उस रेंज से दूर होते जाते हैं, उस तरीके से आपकी आरएसएसआई वो डाउन होती होती बिल्कुल -120 पे पहुंच जाती है। और आरएसएसआई में एक इशू ये भी आता है कि बहुत सारे, अगर वाईफाई राउटर है आपके पास और वहाँ से काफ़ी कनेक्टिविटी हुई है मोबाइल्स की, बहुत से लोग वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आरएसएसआई काफ़ी डाउन हो सकती है। क्योंकि जब एक्सेस नोड्स जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, क्लाइंट नोड जितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उस लिहाज से आपको एक सेपरेट बैंड चाहिए ताकि जो लोड हो आपका वो इक्वली शिफ्ट हो जाए दूसरे बैंड पे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क की क्वालिटी अच्छी हो तो आप डुअल बैंड एंटीना यूज़ करें वाईफाई राउटर के लिए। जैसे हमें पता है वायरलेस का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का होता है। मींस के आपके घरों में जो वायरलेस राउटर लगे हुए हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का है। अगर आप डुअल बैंड एंटीना यूज करेंगे तो एक बैंड आप 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे हैं तो दूसरा 5 गीगाहर्ट्ज पे आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी वजह से दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के आपके पास बैंड्स होंगे, तो आप अपना जो लोड है वो दूसरी जगह पे 5 गीगाहर्ट्ज पे भी बैंड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आरएसएसआई की वैल्यू कदरे बेहतर रहेगी। और इसके अलावा आपका जो राउटर है, जो आपकी कनेक्टिविटी है, कॉपर वायर की है या फाइबर की है, उसमें किसी किस्म का इशू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि अक्सर आपको सिग्नल्स में प्रॉब्लम आ रही होती है। साइट्स पर अक्सर ऐसा होता है कि 3 सेक्टर काम कर रहे होते हैं, 3 एंटीना सपोज काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे पहले आबादी कम थी, उसके बाद जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और हमें नेटवर्क एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन हमने नेटवर्क एक्सपेंशन नहीं की, जिसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से, लोगों का नेटवर्क सर्विसेज वगैरह यूज़ ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर कवरेज का इशू आने लगा और बहुत से लोगों को कॉल ड्रॉप्स और इसके अलावा पुअर नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन, उसके सिग्नल्स आना शुरू हो गए। तो वहाँ पर क्या जरूरत होती है कि जब आपके पास इस तरह के इशू आ रहे हो तो वहाँ पे आप नेटवर्क एक्सपेंशन करते हैं। मींस के आप अगर आपके 3 सेक्टर्स ऐड हैं जिसपे आपने एंटीना, आरआरयू और सारी डिवाइसेस लगाई हैं, तो आपको डिवाइस बढ़ाने की जरूरत पड़ती है कि सेक्टर 4 एक ऐड किया जाए।
इसके अलावा अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं जिसकी वजह से RSSI पोर्ट डिस्टर्ब करती है। और उसके लिए जैसे आपको पता है टेलीकॉम टावर कुछ ऐसी जगहों पे लगे होते हैं कि दरमियान में उनके LOS मतलब एक साइड से दूसरी साइड तक दोनों की विजिबिलिटी होती है माइक्रोवेव की, कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो दरमियान में कोई दरख्त ना आए बड़ा, या फिर बड़ी कोई इमारत ना आए। अक्सर ऐसे होता है कि एक घर है तो उसके साथ ही टावर लगा हुआ है, उस घर को तो सिग्नल ठीक आएंगे, लेकिन आबादी जैसे दरमियान में बढ़ती गई और बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, तो जो उसका दूसरा नोड होगा जहां से दोनों साइड्स आपस में कनेक्ट होती हैं, उस नोड के दरमियान, जैसे ये एक साइट होगी, ठीक है, पहले यहाँ पे एक घर था, करीब घर थे, अब यहाँ बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, तो दूसरी जब साइट इस जगह पे थी तो दरमियान में हमारी LOS इफेक्ट हुई, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। जब यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनी थी, कोई कॉर्पोरेट बिल्डिंग नहीं बनी थी, तो यहाँ पर जो हाउसेस थे उनको सही से ट्रांसमिशन मिल रही थी यहाँ पर। लेकिन अब दोबारा कुछ अरसे बाद यहाँ पर आबादी बढ़ गई, बड़ी इमारतें ऐसे बनना लग गई, तो फिर ये अब क्या होगा, LOS हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें अच्छी RSSI नहीं मिलेगी। अब इस इशू को हमने हैंडल करने के लिए क्या किया, एक हमें रिपीटर साइट ऐड करने की ज़रूरत है। सपोज अगर मैंने यहाँ रिपीटर ऐड कर ली है, तो फिर उस केस में मेरी जो ट्रांसमिशन है वो सही से हो पाएगी, और मेरा सिग्नल जो मोबाइल के सिग्नल हैं वो डिस्टॉर्ट नहीं होंगे। वो रिपीटर जो है उसको रिपीट करके रीजनरेट करके उसको री एम्पलीफायर कर देगा। वो यहाँ पर हमने सारा एंटीनाज वगैरह भी लगा लिए कवरेज देने के लिए, और इधर भी एंटीनाज हैं हमारे पास। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि जब RSSI का इशू इस तरह का है तो हम वहाँ पे रिपीटर साइट को ऐड करते हैं। जैसे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भी इसी तरह किया जाता है, क्योंकि हमारे पास हाइट का मसला होता है, बाज़ दफ़ा दोनों साइड्स आपस में नहीं एक दूसरे को LOS दे पा रहे होते, जिसकी वजह से हमें ये रिपीटर साइट का इशू रिजॉल्व करना पड़ता है। अब आते हैं हार्डवेयर कनेक्शंस की तरफ। हार्डवेयर कनेक्शन में अक्सर ऐसे होता है कि ये हमारा एंटीना है और ये RRU है, RF एंटीना और RRU। अब इसकी कनेक्टिविटी जो हुई है अक्सर ऐसे होता है कि ये एंटीना की पोर्ट फॉल्टी हो जाती है। जिसकी वजह से ये RSSI का इशू आता है। तो यहाँ पर या तो आप इसकी पोर्ट चेंज करते हैं एंटीना की, या तो एंटीना चेंज करते हैं पूरा। अगर एंटीना, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जंपर को चेंज करना है, इस जंपर को चेंज करके देखना है, फर्स्ट स्टेप। अगर जंपर चेंज करने से भी इशू रिजॉल्व नहीं होता तो आपने एंटीना की पोर्ट को चेंज करके देखना है, फिर भी रिजॉल्व नहीं होता तो आपने एंटीना नया इंस्टॉल करना है। तो इस तरह से आप RSSI को इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि आपने RRU भी नया लगाया हुआ है, RF एंटीना भी नया लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी RSSI का इशू आ रहा है। तो हो सकता है कि उसमें सेक्टर स्वैप पड़ा हो। सपोज सेक्टर 2 के जंपर सेक्टर 1 में लगा दिए, सेक्टर 3 के जंपर सेक्टर 2 में लगा दिए, एज पर लेआउट हमने इंस्टॉलेशन नहीं की, तो जिसकी वजह से ये इशू आ गया। अलावा आपका जो वाईफाई राउटर है कम से कम उसकी हाइट कम से कम भी 10 मीटर हो, तो तब आपको अच्छे सिग्नल दे सकता है। इन केस के अगर आपकी डिवाइसेस अच्छी हैं, आप बार दफ़ा अच्छी डिवाइस लेकर आते हैं लेकिन आपको सिग्नल अच्छे नहीं मिल रहे होते, आपने बार दफ़ा बंद कमरे में वाईफाई को लगाया होता है, सपोज ड्राइंग रूम में लगाया हुआ है और वहाँ पे कोई विंडो भी नहीं है, तो आपको सिग्नल सही नहीं मिलेंगे वहाँ पे। या तो आप वहाँ पे
वायरलेस रिपीटर बाजार से ये डिवाइस मिल जाती है, ये ऐड करें तो आपके सिग्नल्स इंप्रूव होंगे। या फिर इसको ओपन एरिया में ऐसे लगाएं वाईफाई को कि आपके घर के सहन में शेड है तो शेड के नीचे वाईफाई को इंस्टॉल करें। अब मैं चलता हूँ अपने जीएसएम साइट की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि टावर पे जो हमने एंटीनाज इंस्टॉल किए होते हैं, एक तो टॉप हाइट पे होता है, एक सेक्टर आप देखेंगे कि वो नीचे लगाया होगा। जो नीचे सेक्टर होगा या फिर जो ऊपर सेक्टर होता है, ऊपर सेक्टर जो हमने सबसे ऐड किया होता है उसे हम सबसे ज़्यादा पावर से सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। उसे कम से कम भी अगर आपने 20 किलोमीटर तक सिग्नल आपको जाना है तो आपको 32 मीटर या 35 मीटर तक इसकी एंटीना को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब 35 मीटर हाइट रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल अप टू 20 किलोमीटर। तो जो सेक्टर सबसे नीचे आपने ऐड किया होता है वो बात दफ़ा ऐसे है कि हमारे जो घरों के पास देखे टावर के पास घरों की तादाद जब बढ़ जाती है तो एक सेक्टर को नीचे करना पड़ता है, या अगर उसकी हाइट ना नीचे की जाए तो कम से कम एंटीना की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो थोड़ा सा उसे झुका दिया जाता है ताकि नज़दीक जो आबादी है उसे सिग्नल सही से मिल सके। और एंटीना जितना ऊपर टॉप पे लगाया जाता है उसे ज़्यादा ज़्यादा पावर से सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। वो टॉप पे लगाने का मकसद यही होता है कि दूर तक वो सिग्नल ट्रांसमिट कर सके। अब जैसे आपको पता है कि ये RRU में हमारे पास सपोज ये पोर्ट्स हैं, ठीक है। एक पोर्ट हमारी होती है TX RX, दूसरी RX, फिर TX RX, फिर RX, फिर TX RX, फिर अकेली RX। तो 1 2 3 4 5 6 ये पोर्ट्स हमारे पास होती हैं। तो ये दोनों मिलके TX RX और RX एक कैरियर मिलके एक ये बनाते हैं TRX, और TRX बनाते हैं तो टोटल 20 वाट ये एक TRX 20 वाट का होता है। तो अगला TRX जो है वो 20 वाट का होगा, फिर उससे अगला जो है वो 20 वाट का होगा। तो ये टोटल हमारा RRU है वो 60 वाट की एनर्जी रखता है। अब ये 60 वाट में से कुछ लॉसेस निकाल दें इसके, तो मिनिमम भी ये 50 वाट जो है 50 वाट पावर एंटीना को दे सकता है कि एंटीना उस पावर से सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके। जितने आप ये TX RX बढ़ाते रहते हैं RRU में, उतनी ही आप RRU से पावर एंटीना को देकर एंटीना से सिग्नल दूर तक आप ट्रांसमिट कर सकते हैं ज़्यादा पावर से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो कमेंट्स में लाजमी पूछिए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप RSSI रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेशन को चेक कर सकते हैं। वाईफाई स्कैनर ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप चेक कर लें जो आपके घर में वाईफाई राउटर लगा हुआ है वो इस टाइम क्या एवरेज दे रहा है सिग्नल्स की। जैसे ये -60 dBm है, मैंने आपको बताया था +0 पर एक्सीलेंट, -30 पे गुड, -60 to -70 एवरेज। इट मींस कि मुझे एवरेज क्वालिटी ऑफ सिग्नल मिल रहे हैं इस टाइम। और जो इसका आप देख लें वाईफाई राउटर का, वो भी आपको फ्रीक्वेंसी बैंड भी बता दिया 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। तो ये ऐप डाउनलोड करके आप घर में चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप को जो सर्विसेज मिल रही हैं। सपोज़ अब हमने PTCL लगवाया हुआ है, अगर आपको कोई और कंपनी है आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई आपके पास जो RSSI है वो बहुत कम है जिसकी वजह से आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं है। तो जब भी आप वाईफाई लगवाएं तो उसकी RSSI लाजमी चेक करें, और जो मैंने शुरू में थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ आपको बताई हैं उनको आप लाजमी देखिए।